तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट गणित। तो दोस्तों मेरा नाम आकाश है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 4। केमिस्ट्री के चैप्टर 4 आपका कार्बन तथा उसके यौगिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 4 आपका है और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक मैं डिस्कस कर दिया हूँ। चैप्टर आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। और वो हम क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक के, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं, ठीक है स्टूडेंट। और हम लोग बहुविकल्पी, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे स्टूडेंट। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टूडेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। और बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है स्टूडेंट की बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपरूप है। कह रहा है कि बकमिंस्टर एक फुलेरिन एक अपरूप है किसका? फास्फोरस का, कि सल्फर का, कि कार्बन का, कि टीन का। चलिए स्टूडेंट बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल का बहुविकल्पी है, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि जो बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपरूप है किसका, तो कार्बन का है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। बताइए स्टूडेंट कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CH4C3H3 कि C4H10 कि C2H6। बताइए इन चारों ऑप्शन में से प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चलिए इसका मैं सही आंसर आप लोग बता देता हूँ। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H3, ठीक है। C3H3 होता है, ठीक है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कह रहा है कि एल्काइन का सूत्र बताइए। बताइए स्टूडेंट एल्काइन का सूत्र क्या है इसमें है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। C3H4 कि C3H6 कि C2H6 कि C6H6। बताइए कि एल्काइन का सूत्र क्या है। चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ कि जो एल्काइन का सूत्र होता है वो होता है C3H4 होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट यह है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 संयोजक आबंध है, 7 संयोजक आबंध है, 8 संयोजक आबंध है, कि 9 संयोजक आबंध है। बताइए एथेन का आणविक सूत्र आपका क्या है, C2H6 है। तो इसमें कितने संयोजक आबंध हैं स्टूडेंट। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मैं बता दूं आपको, सही आंसर होगा बी, 7 संयोजक आबंध, ठीक है। 7 संयोजक आबंध होते हैं आपके एथेन का आणविक सूत्र अगर C2H6 है, तो इसमें कितने आबंध होते हैं, तो 7 संयोजक आबंध होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवां देखिए, कह रहा है कि C2H6 का IUPAC नाम है। कह रहा है कि C2H6 का आपको बताना है कि IUPAC नाम क्या होगा। मेथेन, एथेन, की एथाइन, की एथिलीन। चलिए स्टूडेंट बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबको मालूम है कि C2H6 का जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है, एथेन, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। C2H6 का IUPAC नाम क्या होता है, एथेन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवां क्लियर। क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर छठवां कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम। बताइए कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है एथेनॉल, कि मेथेनॉल, कि एसिटिक अम्ल, कि एथेनोइक अम्ल। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि एथिल एल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है वो एथेनॉल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवें की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सातवां देखिए, स्टूडेंट बोल रहा है कि एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है अम्ल, एस्टर, एल्डिहाइड, की एमीन। चलिए बताएं इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है एल्डिहाइड, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां क्लियर। क्वेश्चन नंबर आठवें की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आठवां स्टूडेंट ये बोल रहा है कि ब्यूटेनान चर्तु कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि ब्यूटेनान चर्तु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, की एल्डिहाइड, की कीटोन, की अल्कोहल। चलिए बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर जो होगा वो कीटोन होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट ये कह रहा है कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रकार्यात्मक समूह वाला है। कह रहा है कि इसमें कार्बनिक जो यौगिक दिए हुए हैं, कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक
प्रकार्यात्मक समूह वाला है। CH3OH कि CH3COCH3 कि HCOOH कि CH3CH2OH। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोग बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, CH3COCH3 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि निम्न में सजातीय युग्म है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सजातीय युग्म स्टूडेंट है। चलिए बताइए कि CH4 व C2H4 जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि CH3OH व कि CH3CHO कि HCHO कि CH3CHO कि C2H5OH व कि CH3OCH3। बताइए इनमें से निम्न में से कौन सजातीय युग्म है। ठीक है, सजातीय युग्म जोड़ा कौन है, तो मैं बता दूं कि वो है ऑप्शन सी, HCHO ये जो है सजातीय श्रेणी के सदस्यों के अणुसूत्र है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्रियात्मक समूह समान होते हैं तथा दो क्रमात्मक सदस्यों के मध्य आपका क्या होता है, CH2 इकाई के अंतर होता है। ठीक है, इसलिए क्या है, एक सजातीय युग्म है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एसीटोन का IUPAC नाम है। एसीटोन का IUPAC नाम बताइए क्या होता है। ब्यूटेनॉन होता है कि प्रोपेनॉन होता है कि ब्यूटेनॉल होता है कि प्रोपेनॉल होता है। बताइए स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा एसीटोन का IUPAC नाम। चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ कि इसका जो एसीटोन का IUPAC नाम होता है वो प्रोपेनॉन होता है। ठीक है, प्रोपेनॉन होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से एल्डिहाइड है, एथेनॉल, एथेनॉल, एथीन कि एथाइन। चलिए चारों में से बताइए कि निम्न में से एल्डिहाइड कौन है स्टूडेंट। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं चलिए इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा क्या होगा, एथेनॉल। क्या होगा, एथेनॉल इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन में जो क्रियात्मक समूह है बताइए कि क्या, सिंगल बॉन्ड CHO कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कि OH सिंगल C डबल OH। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ स्टूडेंट। इसका होगा ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट, कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन, ये होगा ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट यह है एसिटिक अम्ल CH3COOH का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल जो होता है CH3COOH का IUPAC नाम है। एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल की मेथेनोइक अम्ल की प्रोपेनोइक अम्ल। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। चलिए मैं सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा एथेनोइक अम्ल होगा। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुविकल्पीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपने 14 बहुविकल्पीय प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा अच्छे ढंग से, और हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, और पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट। देखिए उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण उपस्थित होते हैं। साबुन को जब कठोर जल में धुला जाता है तब यह अविलय लवण अस्कम बनाते हैं और झाग उत्पन्न नहीं करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने रासायनिक समीकरण भी लिख दिया कि कठोर जल में देखिए यहाँ पे साबुन अभिक्रिया करके अविलय अस्कम बना रहा है, और कठोर जल में यहाँ पे अविलय अस्कम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रासायनिक अभिक्रिया भी लिख दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर पहला बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होता हुआ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह है, कह रहा है कि डिटर्जेंट के उपयोग को उदाहरण द्वारा लिखिए। डिटर्जेंट के उपयोगों को उदाहरण द्वारा लिखने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि डिटर्जेंट के उपयोग कौन कौन है। तो पहला कि अपमार्जकों का प्रयोग कठोर जल के साथ किया जाता है क्योंकि यह एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट से निर्मित होता है। ठीक है, और दूसरा इसका उपयोग स्टूडेंट यह है कि उपमार्जकों का उपयोग घरों में बर्तनों व कपड़ों की सफाई के लिए किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, यह दो उपयोग हमने लिख दिया स्टूडेंट। यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा पूर्ण रूप से क्लियर होता हुआ स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया। कह रहा है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है स्टूडेंट। देखिए उत्तर में सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजनीकरण हेडिंग डालेंगे, और इसके बाद लिखेंगे हम लोग कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनो एल्कीन एल्काइन के साथ हाइड्रोजन की योग अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह अभिक्रिया निकेल, पैलेडियम आदि उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होती है स्टूडेंट। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उसमें औद्योगिक अनुप्रयोग। अब औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि जब वनस्पति तेलों में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति
स्थिति में हाइड्रोजन गैस को उच्च ताप पर प्रवाहित किया जाता है तब वनस्पति घी बनता है स्टूडेंट। ठीक है, यह प्रक्रिया तेलों में कठोरीकरण कहलाता है। और यहाँ पे रिएक्शन में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे रिएक्शन है और यहाँ पे आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, वनस्पति तेल में हाइड्रोजन के साथ उष्मा से वनस्पति घी यहाँ पे बना रहा है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे पूर्ण रूप से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर होता हुआ स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग भी क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि साबुनीकरण क्या है, इस प्रक्रिया में सम्मिलित रासायनिक अभिक्रिया लिखे। साबुनीकरण क्या है, इस प्रक्रिया में सम्मिलित रासायनिक अभिक्रिया भी लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर क्या लिखेंगे कि साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यह तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। साबुन के निर्माण की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे सोडियम स्टेरेट C17H35COOHN है। ठीक है, इसी तरह देखिए साबुन बनाने के रासायनिक अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। देखिए यहाँ पे मैंने रिएक्शन आपको अच्छे ढंग से लिख दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। साबुन बनाने का यह रिएक्शन अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है, ग्लिसरॉल सोडियम स्टेरेट जो कि साबुन के रूप में रूपांतरित हो रहा है, यहाँ पे स्टेरेट वसा के रूप में है, अभिक्रिया करके ये बना रहा है। ठीक है, तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट भी कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट ये कह रहा है कि एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे, पहला रासायनिक समीकरण लिखिए कि एसिटिक अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पे इसका रिएक्शन यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार ये तो पहला हुआ ना, ये दूसरा आपको इस स्लिप मिलेगा। दूसरा आप लिखिए कि इसे सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मेथेन प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, इसको नोट कर लीजिए कि इसे सोडा लाइम के साथ देखिए गर्म कर रहे हैं तो यहाँ मेथेन प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, समय नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ना हम लोगों को, सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कीजिए। कह रहा है कि मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे कि मक्खन में संतृप्त कार्बनिक यौगिक है, जबकि खाना पकाने के तेलों में असंतृप्त। इसमें ब्रोमीन जल परीक्षण द्वारा अंतर संभव है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं रिएक्शन दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे मैंने मक्खन संतृप्त ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन और जल के साथ भूरा रंग जैसे प्राप्त हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन असंतृप्त में जब हम ब्रोमीन जल को कर रहे हैं तो रंगहीन हो जाता है, जो कि भूरा रंग में प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं रिएक्शन आपको बता दिया हूँ कि मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने की कोशिश किया हूँ, बहुत अच्छे ढंग से लिख के आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट ये बोला है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग पहले डालेंगे एडिंग संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि वे हाइड्रोकार्बन जिसके सभी कार्बन परमाणु 4 सिग्मा आबंधों द्वारा अन्य कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु से आबंधित होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे 4 सिग्मा वाले आबंधों से यह कार्बन घिरा हुआ है, परमाणुओं से आबंधित हुआ है, तो आपका क्या कराएगा। जैसे उदाहरण पे एथेन यहाँ पे है और दूसरा ब्यूटेन है। देखिए मैंने अच्छे ढंग से लिख दिया इसको। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, और दूसरा क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या लिखना पड़ेगा आपको कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्वियात्रीय आबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। कम से कम एक या द्वियात्रीय आबंध पाया जाता है स्टूडेंट। जैसे एथेन ब्यूटेन का एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है स्टूडेंट कि एक या द्वियात्रीय आबंध कम से कम पाए जाते हैं, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर दिया, लिख के नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, लास्ट क्वेश्चन आपका है अति लघुत्तरीय का स्टूडेंट। ठीक है, चलिए कह रहा है कि सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए, इसे एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिए CH4 जैसे मेथेन और एथेन C2H6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सजातीय श्रेणी की परिभाषा पूछा था, हमने बता दिया। एक उदाहरण देकर भी पूछा था, उदाहरण हमने बता दिया इसका।
का। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट 8 खत्म होते हुए इसको नोट करके याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय एंड दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको आप नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट देखिए लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया और इसको नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहला नोट कीजिए, तैयार करके किसी कीमत पे आपको जाना है, ठीक है। कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए, ये भी आपका एनसीईआरटी का, जितना बताऊंगा सब एनसीईआरटी का है। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि आपको समझाना है स्टूडेंट, ठीक है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। दूसरा प्रश्न नोट कीजिए कि जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण होता है, क्योंकि क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा, ये आपको बताना है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा कि भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप क्या अंतर करेंगे। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर जो एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप क्या अंतर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तीसरा, सब एनसीईआरटी के, जाके मिला लीजिए, ठीक है, बुक से। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए, कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाना है आपको। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, दहन अभिक्रिया क्या होती है, सामनीकरण क्या होता है, ये कई में आपको सब आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको तैयार करके जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाना। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के बीच संरचनात्मक अंतर लिखिए, प्रत्येक उदाहरण सहित आपको बताना है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 5 मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय बता दिया, आप लोगों को डिस्कस कर दिया। इसको स्टूडेंट आप नोट करके ही आपको किसी कीमत पे जाना एग्जाम में। चलिए इस चैप्टर के हम लोग दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जो कि काफ़ी 7 नंबर के पूछे जाते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। नोट कीजिए, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि एथिल एल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोग को भी लिखिए। एथिल एल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण लिखना है और इसके 3 उपयोग को भी लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रिया लिखिए तथा इसका उपयोग लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर दूसरा तैयार करके जाना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि इसको आप ढूंढ के याद करना है आप लोगों को, ठीक है। बुक में क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए, समावयवी क्या है। समावयवी क्या है, ब्यूटेन C4H12 10 के 2 समावयवों की संरचनाएं लिखिए। समावयवों की संरचनाएं लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि समावयवी क्या है और आपको ब्यूटेन के 2 समावयवों की संरचना भी लिखना है स्टूडेंट। तो यहाँ मात्र मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 3 दीर्घ उत्तरीय बता दिया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाले नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चैप्टर पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट होता हुआ, एक चैप्टर और बचा है, कल मैं बता दूंगा। इसके बाद केमिस्ट्री पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी आपकी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टूडेंट बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।